हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो क्लास 10th की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम लोग ने लाइफ प्रोसेस के अंदर में जो है 4 सिस्टम को पढ़ा था: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये चारों सिस्टम को पढ़े थे। अब जो है इस चैप्टर में 2 और सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने कौन से सिस्टम को देखा था? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करने जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो इन चारों को हम लोग डिटेल में स्टडी करा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर में। अब जो है 2 और सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर में। वो क्या रहेगा? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जो है एक दूसरे का काम को परफॉर्म करे, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। 2 और more organs interact with each other to perform functions of each other, है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट होकर जो है एक ऑर्गन या एक 2 ऑर्गन या 2 से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे का काम को जो है कंप्लीट करता है। अब इसी कोऑर्डिनेशन के लिए जो है हमें 2 सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वो है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। तो मेनली हम लोग को जो है इस 2 सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम से, है ना? नर्वस सिस्टम, सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है ना? नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका? नर्व सेल का। नर्व सेल का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिससे क्या होता है कि मैसेज जो है ब्रेन से जो है बॉडी तक या बॉडी से ब्रेन तक जो है मैसेज को पहुंचाया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम is a network of nerve cell which carry message to and from central nervous system to each part of the body, है ना? तो हम लोग क्या समझे कि नर्वस सिस्टम क्या है? एक कंप्लीट नेटवर्क है। किसका? नर्व सेल का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? जिसके थ्रू मैसेज को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर में हम लोग को बेसिकली जो फोकस करना है, इसके अंदर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रहे हैं? सबसे पहले तो नर्व सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना? नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और दूसरा रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है ना? जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को। तीसरा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है अफेक्टर का, है ना? तो ये तीनों चीज का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है कैरी करने के लिए मैसेज को। तो सबसे पहले हम लोग जो है इन तीनों की बात करें, इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, तो नोट करें इसे। तो अब हम लोग ने जो है कहा था कि इसमें क्या क्या चीज की जरूरत है? नर्व से, दूसरा
रिसेप्टर और तीसरा इफेक्टर। तो ये तीनों जो है इन्वॉल्व होता है किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं कि नर्व सेल के बारे में। कि नर्व सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्व सेल। नर्व सेल के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो है एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, ये चीज है। दूसरा बात यह है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है कि किसी भी सिग्नल को सेंड करता है या रिसीव करता है कहाँ? बॉडी से, या बॉडी से ब्रेन तक, या ब्रेन से पूरी बॉडी तक। तो कह सकते हैं नर्व सेल इज अ टाइप ऑफ सेल। नर्व सेल क्या है? एक टाइप का सेल है ना। इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। इज ए टाइप ऑफ सेल दैट सेंड एंड receive message from body to brain and back to body। ठीक है, तो नर्व सेल के बारे में हमने क्या कहा कि नर्व सेल सबसे पहली बात तो एक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर एक नर्वस सिस्टम जो है बनता है, कह सकते हो। दूसरा क्या है कि ये एक टाइप का सेल है, एक टाइप का सेल है, इज ए टाइप ऑफ सेल। ठीक है, दैट सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और बैक टू बॉडी। ये चीज है। अगर हम इसका डायग्राम देखूं तो ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये जो है न्यूरॉन का डायग्राम है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल बॉडी। और यहां पे जो है डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं इस तरह से। इस तरह से डेंड्राइट्स लगे होते हैं यहाँ, जहां पे क्या होता है कि सिग्नल जो है रिसीव होती है। डेंड्राइट्स के बाद क्या होता है? सिग्नल रिसीव होती है। यहाँ पे जो है डेंड्राइट्स लगे होते हैं। तो ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स के बाद जो है सिग्नल जो है मैसेज कहाँ जाता है? वो जाता है सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से चला जाता है कहाँ? एक्सॉन के पास। ये जो पोर्शन है ये है एक्सॉन। ये वाला जो पोर्शन है ये है एक्सॉन। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये है एक्सॉन का पार्ट। तो उसके बाद जो है सिग्नल कहाँ चला जाता है? नर्व एंडिंग के पास चला जाता है। यहाँ पे आ जाता है नर्व, इसको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। तो सिग्नल जो है कैसे ट्रांसमिट होता है? सबसे पहले डेंड्राइट के पास रिसीव होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है चला आता है ये सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के बाद कहाँ जाता है? एक्सॉन के पास। एक्सॉन के बाद जो है पहुंच जाता है नर्व एंडिंग के पास। उसके बाद जो है सबसे पहले ये जो सिग्नल होता है, ये जो मैसेज होता है, वो इंपल्स होता है, वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जो है ट्रेवल होता है एक विद इन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के अंदर में। जब एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है, क्योंकि सारे न्यूरॉन आपस में कोरिलेशन होते हैं, है ना, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ताकि मैसेज जो है पूरी बॉडी तक पहुंचा जा सके। तो इसके बाद जो नर्व एंडिंग तक आता है तो वो एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है। क्या आता है? एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उसके बाद क्या होता है? इस नर्व एंडिंग के बाद जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसके बीच में एक गैप होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्स, है ना, उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। तो इस गैप में जो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है नर्व एंडिंग के पास वेसाइकल होता है, उसके अंदर जो है वहां से जो है रिलीज होता है एक केमिकल सब्सटेंस, है ना, जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ जो है नर्व एंडिंग के बाद जो है साइनेप्स होता है, उस गैप में जो है केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद वो पहुंच जाता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, क्योंकि दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है उसके बाद लगे होंगे। तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास जैसे पहुंचता है, फिर वो सिग्नल वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स से केमिकल इंपल्स में
सॉरी केमिकल इंपल्स से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जो है चेंज हो जाता है। फिर वो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन के फिर से जो है नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। तो ये थी, इसमें जो है हमने देखा 2 पॉइंट की नर्व सेल क्या था, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। दूसरा क्या है कि ये जो है एक टाइप का सेल है जो क्या करता है, सेंड या रिसीव करता है मैसेज को, कहाँ, बॉडी से ब्रेन तक या ब्रेन से वापस फिर पूरे बॉडी तक। ठीक है, तो ये एक दिख रहा होगा आपको डायग्राम, इसके अंदर क्या क्या था, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, और कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले विद इन न्यूरॉन की बात करें, एक न्यूरॉन के अंदर में जो है सिग्नल इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ट्रेवल होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। उसके बाद जैसे ही दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है, उसके बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस। उस गैप में एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होती है ना, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर उसके बाद वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और वो फिर से शुरू हो जाता है, उसके सेल बॉडी में जाता है, फिर एक्सॉन में, फिर उसके नर्व एंडिंग में। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। तो ये थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एफेक्टर के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे रिसेप्टर के बारे में। सबसे पहले इसको आप नोट कर ले क्योंकि जगह है नहीं खाली। ठीक, तो हम लोग ने नर्व सेल के बारे में देखा था। अब जो है अगला देखेंगे किसके बारे में, रिसेप्टर के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या था, रिसेप्टर। सबसे पहले अगर रिसेप्टर के बारे में बताऊं तो रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है कहां, सेंस ऑर्गन में। कहां प्रेजेंट होता है, सेंस ऑर्गन में। याद रखना पॉइंट, एक एक पॉइंट को, कि रिसेप्टर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन। कहां प्रेजेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन में। और रिसेप्टर के अंदर में क्या होता है, जो स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर क्या करता है, डिटेक्ट स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इंपल्स। और इसको किस में बदल देता है, इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर इसके बाद इस इंपल्स को जो है नर्व सेल क्या करता है, इसको फिर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उस सिग्नल को रीड करने के बाद मोटर न्यूरॉन के तहत उसको एफेक्टर तक पहुंचाता है, और एफेक्टर जो है उसको फिर एक्शन लेता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड, जो ऑर्डर भेजा होगा उसके तहत एफेक्टर एक्शन लेता है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा नर्वस सिस्टम के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि रिसेप्टर के बारे में, नर्व सेल के बारे में। ठीक, अब रिसेप्टर जो है सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट तो होता है। कई टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला फोटो रिसेप्टर, अलग अलग कामों के लिए जो है अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर जो है कहां प्रेजेंट होता है, आईज में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, आईज के अंदर में। किसके लिए, फॉर विजन, देखने के लिए, है ना, विजन के लिए प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर। और कहां प्रेजेंट होता है, आईज में। दूसरा रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है। और किसके लिए होता है, स्मेल के लिए, नोज में और स्मेल। आपको काम याद रखना है और लोकेशन याद रखना है कि कहां पर प्रेजेंट होता है, ये सारे रिसेप्टर के बारे में। तीसरा जो रिसेप्टर है वो है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर ये प्रेजेंट होता है अपने टंग में। कहां प्रेजेंट होता है, किसके लिए, ये होता है टेस्ट के लिए। दिस रिसेप्टर इज फॉर टेस्ट, कि कैसा टेस्ट है वो ये रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। और चौथा जो है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें पता चलता है कि किस टाइप का टेस्ट है। ये सब जो डिटेक्शन होता है वो होता है गस्टेटरी रिसेप्टर के द्वारा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है, स्मेल को पता करता है, स्मेल के लिए जो है प्रेजेंट होता है। और फोटो रिसेप्टर फॉर विजन, देखने के लिए होता है। और एक और होता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर होता है टेम्परेचर चेंज के लिए। जो भी टेम्परेचर चेंज होता है वो जो हमारी बॉडी महसूस करती है वो डिटेक्ट किया जाता है थर्मो रिसेप्टर से। और ये प्रेजेंट होता है स्किन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। किसके लिए, चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा ठंडा हो गया या ज़्यादा गर्म हो गया, ये जो डिटेक्ट होता है वो थर्मो रिसेप्टर के द्वारा रिसेप्ट होता है। चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना है सबको, लाइन बाय लाइन।
तो ये थी रिसेप्टर के बारे में। अब जब रिसेप्टर के पास जो है सिग्नल डिटेक्ट होने के बाद, इम्पल्स स्टिमुलस डिटेक्ट होने के बाद वो न्यूरॉन के तहत कहाँ चला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो एफेक्टर तक भेज देता है। तो अगला जो पॉइंट था हमारा क्या था, एफेक्टर। एफेक्टर एफेक्टर क्या करता है, ये सिग्नल रिसीव करता है मोटर न्यूरॉन से और उसको एक्शन में जो है कन्वर्ट किया जाता है। क्या करता है, यहां पे लिख देता हूं, इट चेंज impulse into an action। ठीक है, ये किस में बदल देता है, एक्शन में बदल देता है कि करना क्या है। जैसा सिग्नल, जैसा ऑर्डर दिया होगा ब्रेन, वैसा वो काम करेगा। अगर मान लो आप किसी हॉट चीज को टच कर दिए तो अचानक आप जो है हाथ को हटाएंगे, तो इसका मतलब ब्रेन उसको ऑर्डर दिया होगा हटाने के लिए, हाथ को वहां से दूर ले जाने के लिए। तो इस तरह से अफेक्टर जो है काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग ने तीन चीज देखा, तीन बेसिक चीज देखा, नर्व सेल, अफेक्टर और रिसेप्टर। अब जो हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स, ये सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसे आप पहले अच्छे से नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने देखा था नर्व सेल, रिसेप्टर और अफेक्टर को देखा था। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। बेसिकली हम लोग नर्वस सिस्टम को जो है दो पार्ट में डिवाइड किए हैं ब्रॉड सेंस में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक एक लाइन को आपको ध्यान देना है, एक भी चीज को स्किप नहीं करना है। तो इसको ब्रॉडली जो है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में जो है दो चीज आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर में जो है आपको दो चीज आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान में रखनी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यही अगर अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो हर नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हुआ हो और पूरी बॉडी के अंदर में फैली हुई हो, उसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो all nerve arises from central nervous system and reaches to everywhere in our body। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में जो आपको वो सारे नर्व से लाते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रहा। बात जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हम लोग बोलते हैं CNS, तो इसमें दो चीज आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। या तो वो नर्व ब्रेन से भी अराइज हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज हो सकता है। अगर ब्रेन से अराइज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व सेल राइजेस फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। याद रखना है आपको, क्रेनियल नर्व्स किसे बोलते हैं, जो ब्रेन से अराइजेस हो। और दूसरा जो है हम लोग कहते हैं नर्व सेल अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज है, क्योंकि दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व। तो ये दो नर्व है जो आपको ध्यान में रखनी है, एक क्रेनियल नर्व और दूसरा स्पाइनल नर्व। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे, तो इसको फर्दर फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक सोमैटिक और दूसरा ऑटोनोमिक। तो यहाँ पे लिख देता हूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है PNS, ये वाला पार्ट को हम लोग फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक सोमैटिक, दूसरा ऑटोनोमिक में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सोमैटिक वाला जो है ना, ये कंट्रोल करता है
जितने भी हमारे बॉडी में वॉलेंटरी एक्शन होते हैं उसको सोमैटिक कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक किसको कंट्रोल करता है, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन है ना। यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी वॉलेंटरी एक्शन है उसको कंट्रोल करता है। जैसे बात करूं तो वॉकिंग है ना, चलना हमारे इसमें कंट्रोल में है, वॉलेंटरी बोलते हैं वैसा एक्शन वैसा काम जो हमारे अंदर हो, मतलब हमारे कंट्रोल में हो, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी एक्शन। मूविंग या कह सकते हो टॉकिंग, ये सब वॉलेंटरी एक्शन में आता है। इसी तरह ऑटोनॉमिक किसको कंट्रोल करता है, ऑल इनवॉलेंटरी एक्शन, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन है इसको जो है कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है। जैसे अगर मैं बात करूं इनवॉलेंटरी एक्शन की, इनवॉलेंटरी बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, सारे एक्शन को इनवॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे डाइजेशन, डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम रोक नहीं सकते हैं डाइजेशन को, या हम हमारे कंट्रोल में नहीं कि हम कितना डाइजेस्ट करवाएं कितना नहीं करवाएं, वो ऑटोनॉमिक होता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है। डाइजेशन, सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब एक्शन कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर में जो नर्व्स आते हैं वो अराइज कहाँ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज तो होता है और वो जाती है स्केलेटल मसल तक, है ना। वैसी नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होकर स्केलेटल मसल तक जाती है उसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक। और वैसी नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होकर इनवॉलेंटरी ऑर्गन या स्मूथ मसल तक जाती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। ठीक है, तो नर्व अराइजेस फ्रॉम CNS, central nervous system, and reaches to voluntary नहीं skeletal muscle, है ना, कहाँ पहुंचती है, skeletal muscle तक। इसी तरह अगर मैं इसमें बात करूं ऑटोनॉमिक के अंदर में, तो ऑटोनॉमिक के अंदर में नर्व कहाँ पहुंचती है, नर्व सेल अराइजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों जो है अराइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही होती है क्योंकि ये दोनों पार्ट है किसका, पेरीफेरी का, है ना, इसी को तो क्लासिफाई कर रहे हैं। तो नर्व सेल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रही है और कहां तक जा रही है, रीच टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन, वैसे ऑर्गन के पास जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट हुआ, है ना, हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट वगैरह, तो इनवॉलेंटरी ऑर्गन तक पहुंचता हो। और कहा, एंड स्मूथ मसल, और जितने भी स्मूथ मसल है वहां पहुंच रहा हो, तो वो सब आता है ऑटोनॉमिक के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेरीफेरी को दो पार्ट में डिवाइड किया, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक के अंदर में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब जो है हम लोग फर्दर जो है ऑटोनॉमिक को जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें, एक सिंपैथेटिक में और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जो ये वाला पोर्शन है ऑटोनॉमिक वाला, इसको हम लोग दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। ऑटोनॉमिक को हम लोग फिर फर्दर इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक वाला जो होता है ना वो कंट्रोल करता है, मतलब हमारी बॉडी को जो है फाइट के टाइम में जो है प्रिपेयर करता है, और वहीं पे एट द सेम टाइम पैरासिम्पैथेटिक वाला जो है वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है, काम करता है, और ओवर थिंकिंग से भी रोकता है। पैरासिम्पैथेटिक वाले जो है वो हमारी बॉडी को उस टाइम शांत करता है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिख लेते हैं, प्रिपेयर आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ फाइट, है ना, फाइट के टाइम में हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, प्रिपेयर करता है ना, कि ज्यादा जो हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, इसी तरह जैसे ज्यादा खुश हो जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हेयर जो है खड़े हो जाते हैं, तो ये सब चीज जो है सिंपैथेटिक के अंदर में आता है। इसी तरह एट द सेम टाइम पैरासिम्पैथेटिक, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कीप आवर बॉडी काम एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग से भी रोकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग खुश होते हैं तो ज्यादा देर वो खुशी रहती नहीं है ना, तो ज्यादा देर खुशी नहीं रहती है, तो वो यही करता है, पैरासिम्पैथेटिक करता है, धीरे धीरे वो इसको नॉर्मलाइज करता है। या ज्यादा हम लोग कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं
तो वो गुस्सा भी ज्यादा देर नहीं रहती है। तो ये सब जो है कारण है पैरासिम्पैथेटिक का। और सिंपैथेटिक क्या करता है, जब हम लोग ज्यादा गुस्सा होता है उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, शांत कर देता है। तो दोनों एक साथ काम करता है, ये चीज थी। तो ये था टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में। हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें रह गया दो चीज, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले से आप अच्छे से नोट कर ले, उसके बाद हम लोग ये दो टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा था। अब जो है बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके अंदर क्या था, दो चीज आ रहा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ब्रेन को सबसे पहले जो कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम या स्कैल बोलते हैं, है ना। प्रोटेक्ट द ब्रेन, क्या करता है ये, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ब्रेन को जो है हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब इस तीनों को हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या काम है अलग अलग। सबसे पहले अगर मैं समझने के लिए, थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए आपको मैं एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। इसमें जो है आपको यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है इस तरह से कुछ। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रम। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका पॉन्स, इसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं पॉन्स, जो आपके हिंड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, ये है हाइपोथैलेमस, और ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है ये है मिड ब्रेन। और ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये इस तरह से इसमें होता है, डिवाइड होता है। सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है, आधा आधा सेरिब्रम हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके जस्ट पॉन्स के जस्ट नीचे जो है ये होता है मेडुला। ये भी पोर्शन है किसका, हिंड ब्रेन का। ये दोनों मिलाकर, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम दोनों मिलाकर आता है फोर ब्रेन में, ठीक। और ये पॉन्स, मेडुला और सेरिब्रम, ये तीनों जो आता है वो आता है हिंड ब्रेन के अंदर में, और बाकी ये है, ये वाला पोर्शन है मिड ब्रेन, ठीक। और यही मिड पॉन्स के जस्ट नीचे होता है मेडुला, और यही मेडुला जो है एक्सटेंड होता है, मेडुला से शुरू होता है और नीचे तक बॉडी के जो है लोअर बैक पोर्शन तक जाता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इस तरह से होता है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये, इसको जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट होता है, वर्टेब्रल कॉलम से। ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है, क्रेनियम या स्कल से। स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम, इस तरह से इसके अंदर से जो है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम में समझने की कोशिश करा। अब जो है यहाँ पे अगर मैं बताऊं, सबसे पहले फोर ब्रेन को देखते हैं। फोर ब्रेन जो है इसके अंदर दो पार्ट होता है, एक सेरिब्रम, यहाँ पे जो हमने बताया ये वाला पोर्शन, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक, ये वाला पोर्शन। तो सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है, किसका, ब्रेन का जो है सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है सेरिब्रम। इट इज लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान से देखना है, समझना है।
तो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो है सेरिब्रम है, और इसके अंदर जो है सेरिब्रम क्या करता है, जितने भी वॉलंटरी एक्शन है उसको कंट्रोल करता है, उसका जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो सेरिब्रम के अंदर में होता है। तो वॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। तो ये है, इसके अंदर होता है। और वॉलंटरी एक्शन में जैसे मान लो स्पीच सेंटर हो, कि हमें कब क्या बोलना है ना, कितना बोलना है, किसके पास क्या बोलना है, ये सारा जो है सेंटर सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है। तो स्पीच सेंटर है, थिंकिंग सेंटर भी इसी के अंदर प्रेजेंट है कि आप कैसे सोच रहे हो, है ना, ये भी है। जजमेंट सेंटर भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कि आप किसी भी चीज को जज कैसे कर रहे हो, सोचकर कैसे सोच रहे हो, कैसे जज कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये सारे सेंटर जो है प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेरिब्रम के अंदर में। ठीक, इमोशनल सेंटर भी प्रेजेंट होता है। कोई इंसान ज्यादा इमोशनल होता है, कोई कम होता है, या किसी टाइम आप ज्यादा इमोशनल होता है किसी चीज को सुनकर, तो वो सारे सेंटर प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के अंदर में, इमोशनल सेंटर, ये सब कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इस तरह अगर मैं इसके बाद हाइपोथैलेमस के बारे में बात करूं, तो हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, भूख को, हंगर को, थर्स्ट को, प्यास को, ये सारी चीज को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर हमें भूख लगती है तो ये इसी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। किसको, थर्स्ट को, हंगर, टेम्परेचर, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्स्ट, हंगर और टेम्परेचर, ये तीनों चीज को जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो सबका काम अलग अलग याद रखना, सेरिब्रम का, हाइपोथैलेमस का। अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन के अंदर में। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो है इसके अंदर कुछ खास कंट्रोलिंग पावर नहीं होता, ये जो है कंट्रोल करता है विजुअल एंड ऑडिटरी सेंटर। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है विजुअल और ऑडिटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आपको कोई आवाज दिया तो आप वो आवाज सुनकर उसकी तरफ देख रहे हो, तो ये सारा जो है काम जो है वो मिड ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसके अंदर एक चीज याद रखना है, विजुअल और ऑडिटरी जो है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंटर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन के अंदर होता है। फोर ब्रेन का हमने देख लिया था, जिसके अंदर सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस होता है ना। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर को। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, मिड हैंड ब्रेन की बात करें, अगर हैंड ब्रेन का अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है 3 पार्ट आता है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये दोनों का एक साथ हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, पोन्स और मेडुला का। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पे जो पोन्स और मेडुला जो है एक साथ कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ये करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। इनवॉलेंट्री एक्शन को जो है ये कंट्रोल करता है कौन, पोन्स और मेडुला। इसको आपको याद रखना है ये पॉइंट को। ठीक है, आगे क्या है, ये जैसे मान लो रेस्पायरेशन है ना, रेस्पायरेशन है क्या, इनवॉलेंट्री एक्शन है, या कह सकते हो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये सबको कंट्रोल करता है कौन, मेडुला और पोन्स मिलकर। सेरिबेलम की अगर मैं बात करूं, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है सेरिबेलम, ये भी पार्ट है किसका, हिंड ब्रेन का। ये कंट्रोल करता है कंट्रोल posture of body and balance the body, है ना। ये किसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का पोस्चर को बैलेंस करता है। ठीक है, अगर मान लो किसी कारण की वजह से ये सेरिब्रम में हमारी खराबी हो जाए, ये सेरिब्रम काम ना कर रहा हो, तो हम जो है ना खड़े नहीं हो सकते सही से, चल नहीं सकते हैं सही से, तो ये हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। तो मोटा मोटी तौर पे जो हम लोग याद रखेंगे क्या, कि फोर ब्रेन जो है उसके अंदर 2 चीज आता है, एक सेरिब्रम और दूसरा हाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट आता है सेरिब्रम, यहाँ पे आपने दे रखा है, और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है सेरिब्रम। और दूसरा जो है हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शन करता है, जो हमारे कंट्रोल में है वो सारे एक्शन को सेरिब्रम कंट्रोल करता है, और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। जैसे स्पीच सेंटर हो, थिंकिंग सेंटर हो, जजमेंट सेंटर हो, इमोशनल सेंटर हो, है ना, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है, इसलिए इसको वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी को कुछ फालतू बोल दिए तो ये हमारे अंदर है, हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको नहीं भी गलत बात नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब जो है वॉलंटरी एक्शन के अंदर में आता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है थर्स्ट को, हंगर को, जो भूख लगती है या प्यास लगती है, वो सब का कंट्रोलिंग पावर हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर में प्रेजेंट होता है। या टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को।
अगर मैं बात करूं हैंड ब्रेन का, तो इसके अंदर 3 पार्ट आता है, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स मेडुला काम हमने बता दिया कि ये जो है इनवॉलेंट्री एक्शन को इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। सारे पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें और कॉपी पर नोट कर लें। तो ये इसमें आता है रेस्पिरेशन, जैसे हार्ट बीट है, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। ये सबको कंट्रोल कौन करता है? इसका कंट्रोलिंग पावर कहाँ होता है? पोन्स और मेडुला मिलकर करता है। किसके साथ? मिड ब्रेन के साथ मिलकर करता है। सेरिबेलम का काम है कि हमारे बॉडी पोस्चर को बैलेंस करके रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब जो है स्पाइनल कॉर्ड, हमने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का जो है जिक्र किया था। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? वर्टेब्रल कॉलम। ये स्टार्ट होता है कहाँ से? मेडुला से स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमारे लोअर बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी के लोअर बैक पोर्शन तक जो है जाता है। ठीक है, नीचे तक जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये कंट्रोल करता है जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे बॉडी के अंदर में, उन सबको ये कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? कंट्रोल ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब आप पूछोगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप अच्छे से नोट कर लें, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बाद। नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। इससे पहले हमने कहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कंट्रोल करता है हमारे सारे रिफ्लेक्स एक्शन को। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या? पहली बात, जब भी हम कोई काम करते हैं बिना सोचे हुए, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। when we do anything without thinking, बिना सोचे समझे हम किसी काम को करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। विदाउट थिंकिंग इट नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये सारी चीजें। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लो आप किसी हॉट चीज को टच कर लिए, है ना? जैसे मान लो हम किसी हॉट चीज को टच किया, अचानक कोई आपको पिन जो है इंसर्ट कर दिया, तो आप क्या करेंगे? अचानक से वहां से हाथ हटाएंगे। तो उसी काम को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जो है, जो क्या होता है? बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है। जैसे हम when we touch something नहीं, जब when we touch hot or pin anything, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, और गर्म पानी के साथ आपका जो हाथ है वो टच हो गया अचानक, तो आप क्या करेंगे? हाथ को जल्दी से हटाएंगे बिना सोचे हुए। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये अब काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक फिगर के तहत आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हाथ पे जो है, हमारे स्किन पे जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जैसे मान लो यहाँ पे जो है हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? इससे पहले हम लोग ने रिसेप्टर देखा था। रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? और यहाँ पे जो है आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो हॉट चीज के लिए, टेम्परेचर के लिए कौन सा रिसेप्टर था? थर्मो रिसेप्टर। और वो कहाँ प्रेजेंट है? स्किन में। तो आपके स्किन में जो है, जिसे आप टच कर रहे हैं, स्किन में जो है प्रेजेंट होगा क्या? थर्मो रिसेप्टर। और थर्मो रिसेप्टर क्या करता है? वो सेंस करता है ना, स्टिमुलस को सेंस करता है और उसको ट्रांसमिट करता है इंपल्स में, और वहां से क्या करता है? वो सेंसरी न्यूरॉन ले जाता है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर, जैसे मान लो हमारे स्किन के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वहां से सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो है उस सिग्नल को ले जाता है। ठीक, जैसे मान लो, और उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो भी, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ब्रेन तक नहीं जाता है, ये जो है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में ही डील हो जाता है। तो मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में जो है प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ता है। तो जहां यहाँ रिसेप्टर पे हमने सेंस किया हॉट ऑब्जेक्ट को, वो क्या किया? वो सिग्नल को भेज दिया सेंसरी न्यूरॉन। दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंस ऑर्गन से जो है उसको ट्रांसमिट करता है, उस इंपल्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ? उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ले जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा। और ये कनेक्ट होता है किससे?
रिले न्यूरॉन से, रिले न्यूरॉन से जो है वो चला आता है कहाँ, मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन जो है इसको ले आता है कहाँ, इफेक्टर में। मान लो यहाँ पे जो आपका इफेक्टर प्रेजेंट है, ये हाथ है, यहाँ पे जो है इफेक्टर प्रेजेंट है। इफेक्टर हमने बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है या ग्लैंड में प्रेजेंट होता है इफेक्टर। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए ये इफेक्टर है आपका, ठीक है। इफेक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में, है ना, या ग्लैंड में। तो यहाँ पे इफेक्टर, अब ये जो सिग्नल यहाँ से गया कहाँ, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में होता है रिले न्यूरॉन, जो क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करवाता है मोटर न्यूरॉन से। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या ऑर्डर देता है कि हार्ट को वहां से जल्दी से हटाए। तो मोटर न्यूरॉन वो सिग्नल लेकर आता है रिसेप्टर के पास, और रिसेप्टर कहाँ होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये मसल्स क्या होता है, जल्दी से वहां से हाथ को हटा लेता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, ठीक है। इसको आपको सही से समझना है। पहले हमने क्या बताया, ये वाला जो है इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो पाथ को आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है। कि सबसे पहले रिसेप्टर प्रेजेंट है, सबसे पहले जो है यहाँ पे हॉट वाटर था, है ना, कुछ भी है, हॉट कॉफी, हॉट टी, तो उससे आपका हाथ टच हो गया, ठीक है। तो स्टिमुलस, सबसे पहले जो स्टिमुली जो है रिसेप्टर उसको फील किया। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हर जगह होता है, सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन में क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर हमने पढ़ा था, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर था, थर्मो रिसेप्टर था, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर था, फोटो रिसेप्टर था। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो हमारे स्किन में प्रेजेंट है, कौन, थर्मो रिसेप्टर, जो क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस किया, और वहां से रिसेप्टर के पास गया, और रिसेप्टर का क्या, रिसेप्टर से जो है सेंसरी न्यूरॉन उस इंपल्स को लेकर कहाँ पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी वहां स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो इसका अगर मैं पाथ यहाँ पे आपको बताऊं, तो सबसे पहले हमने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, किसके थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। ये पाथ आपको याद रखना है, ठीक है, रिसेप्टर के थ्रू। इस रिसेप्टर से जो है सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया कहाँ, कहाँ लेकर गया, ये लेकर गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से ये, स्पाइनल कॉर्ड में जो है रिले न्यूरॉन होता है, जो उस सिग्नल को मोटर न्यूरॉन में भेज देता है, वहां से मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो ये आ जाता है कहाँ, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन में, और ये मोटर न्यूरॉन से ये पहुंच जाता है अफेक्टर के पास, और अफेक्टर जो है ये प्रेजेंट होता है मसल्स में, और जैसे ही ये सिग्नल यहाँ आता है, जल्दी से ये मसल्स क्या करता है, हाथ को हटा देता है। तो ये जो है पाथ आपको याद रखना है, कहाँ का, स्टिमुलस को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं रिसेप्टर के में, रिसेप्टर के बाद जो है कहाँ आता है, ये आता है सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन से आता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से आता है मोटर न्यूरॉन में। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का सिग्नल होता है वो ब्रेन तक नहीं जाता है, कि उतना टाइम नहीं होता सोचने समझने का, तब तक आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड ही दे देता है कि आप जो है हाथ को हटा लें, ये चीज है। तो ये बात को आपको याद रखना है। उसके बाद कहाँ आता है, इफेक्टर में, और इफेक्टर क्या करता है, एक्शन करता है, क्या करता है, हाथ को हटा लेता है। तो ये बात को आपको याद रखना है सही से। ये थी ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। अब जो है हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये थी ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लें, और बाकी एक एक चीज को आप पॉइंट आउट करके जो है आपको याद रखना है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे।